नमस्कार, अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का। मैं हूं अमित पालित, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें और आज की लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज आपको दिखाएं। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 3 सबसे बड़ी हेडलाइंस का। और पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एक नाम पर विवाद छिड़ गया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर सियासी बवाल मचा है और अखिलेश ने जिन्ना की तुलना गांधी, पटेल और नेहरू से कर दी है, जिस पर बीजेपी ने जिन्नावादी सोच करार दिया है। और दूसरी बड़ी खबर कहां से है, यह भी उत्तर प्रदेश से है। प्रियंका गांधी, जी हां, प्रियंका गांधी मथुरा दौरे पर होंगी आज। वो बाराबंकी से निकली प्रतिज्ञा यात्रा के समापन में हिस्सा लेंगी और इससे पहले उन्होंने यूपी में महिलाओं के लिए भी स्पेशल घोषणा पत्र जारी किया है। और तीसरी बड़ी खबर गोवा से है। जी हां, गोवा में बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। ये किसने कहा है? वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 40 सीटों वाले गोवा पर विपक्षी पार्टियों की नजर जिस तरह से है, उनकी भी नजर है। और पश्चिम के इस राज्य में एंट्री के लिए ममता के बाद अब केजरीवाल भी बेकरार हैं, तो वहां पर ममता भी है, वहां पर अब केजरीवाल भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां के दौरे पर है। तो कुल मिलाकर एक जो माहौल बना हुआ है गोवा का, वो पूरी तरह से चुनावी मौसम में डूबा हुआ है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। और अखिलेश ने कल देश के बंटवारे के मुद्दे पर जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसके अलावा सरदार पटेल और साथ ही साथ पहले प्रधानमंत्री देश के नेहरू के साथ कर दी। और इस पर आज योगी ने बहुत बड़ा हमला किया है और उन्होंने अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताया। योगी ने कहा कि अखिलेश की मानसिकता बांटने वाली रही है, उनकी मानसिकता तालिबानी है और इस बयान के लिए उन्हें देश से भी माफी मांगनी चाहिए। पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कब उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अब चुनावी माहौल में जिन्ना का जिन अखिलेश यादव ने जिंदा किया है। अखिलेश ने कल यूपी में हरदोई में पाकिस्तान के जनक और देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले के सूत्रधार यानी जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से कर दी। और सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश लौह पुरुष पटेल की तारीफ करते करते उनकी तुलना जिन्ना से कर दी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको ये सुनवाते हैं। सरदार पटेल जी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। तो अखिलेश ने कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना ने आजादी दिलाई। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना संघर्ष से पीछे नहीं हटे। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़े और गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना एक ही जगह से बैरिस्टर बने। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही जगह से पढ़े, ठीक है, लेकिन क्या इन सभी ने, यानी जिन्ना, खासकर जिन्ना का रोल देश की आजादी को लेकर क्या है? एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि यही वो शब्द है जिसने इतने सारे सवाल खड़े किए अखिलेश यादव के इस बयान पर। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अब जिन्ना का जिन भारत में वक्त वक्त पर जिंदा होता रहता है। अखिलेश के बयान से पहले भी जिन्ना के नाम पर कई बार विवाद हो चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर हंगामा होता रहा है। इसके अलावा मुंबई के कांग्रेस भवन पर भी इसको लेकर हुआ था। शिवसेना के विरोध के बाद जिन्ना का नाम हटा। मुंबई के जिन्ना हाउस को लेकर भी बीजेपी ने कई बार सवाल उठाया था। तो लगभग शिवसेना के विरोध के बाद तख्तियां हटाई गई थी। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिन्ना का जो नाम लगातार जैसे जैसे आता रहा, उसको लेकर लगातार विवाद होता भी रहा। और इस विवाद से तो दिग्गज नेता बीजेपी के आडवाणी भी नहीं बच पाए थे। और भारत को धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांटने का सूत्रधार जिन्ना कौन था, उसका इतिहास भी जानना और याद करना जरूरी है। तो आप देखिए कि आखिरकार कौन था जिन्ना। जिन्ना पाकिस्तान का जनक था, वो भारत के बंटवारे का सूत्रधार था। उसी ने धर्म के आधार पर बंटवारे की नींव रखी थी। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के ऐलान की वजह से ही दंगे भड़के थे, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। जिन्ना मुस्लिम लीग से पहले कांग्रेस का सदस्य था। वो कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई में उतरा था। लेकिन आजादी मिलती उससे पहले ही जिन्ना की जो मानसिकता थी वो सामने आ गई और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उसने एक इस्लामिक स्टेट, यानी जिसे पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, एक अलग देश बनाने की मांग रखती। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, चंद वोटों के लिए देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को अखिलेश यादव अब्बा मान बैठे हैं। यह तुष्टीकरण की हद है। तो ये वो ट्वीट है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। इसे अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, बीजेपी के नेता हैं। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं और जो कि एक राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, जो एक कहते हैं आइकॉन है भारत के। तो ये अपमान है और इस अपमान के लिए अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है 2022 के चुनाव में। और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिन्ना ने आजादी दिलाई, यह कहना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। यूपी बीजेपी ने भी अखिलेश पर बड़ा प्रहार किया, अखिलेश को जिन्नावादी बताया।
विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है, क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। जातीय और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। तो जिन्ना पर जंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। रुचि, जिन्ना को लेकर जो बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसके बाद से जिस तरह से हम देखने पूरा माहौल बना हुआ है, इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से या फिर अखिलेश की ओर से कुछ बातें कहीं से कुछ सामने आई क्या? देखिए, अखिलेश यादव हरदोई से आने के बाद दिल्ली चले गए हैं, वो लखनऊ में नहीं हैं और समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं वो भी इस पर कोई बयान देने को फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन ये साफ है कि अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव है 2022 में यूपी में, और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है अखिलेश यादव को घेरने का, क्योंकि बीजेपी पहले ही अखिलेश यादव पे आरोप लगाती रही है मुस्लिम तुष्टीकरण का। तो अब जिस तरह का बयान जिन्ना का सामने आया है उसके बाद वो हमले और तेज होंगे, और ये हमले अभी हरदोई में जो बयान दिया है अखिलेश यादव ने, उसका पीछा जल्दी नहीं छूटने वाला है। पूरे चुनाव भर ये जिन्ना का जिन अखिलेश यादव को परेशान कर सकता है। अमित, बिल्कुल आपने सही बोला कि जब तक इलेक्शंस हैं तब तक तो ये जिन्ना वाली जो बात है लगातार अब विरोधी जो पार्टी है खासतौर पे बीजेपी इसको उठाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बड़ी खबर है, आपको बताएं प्रियंका गांधी आज मथुरा दौरे पर हैं और वो यहां प्रतिज्ञा यात्रा के समापन में हिस्सा लेंगी। और इससे पहले प्रियंका ने यूपी में चुनाव से पहले एक बार बहुत बड़ा दांव चलाया, महिलाओं के लिए स्पेशल घोषणा पत्र का ऐलान किया। जैसा कि पहले उन्होंने कहा है कि 40% जो महिलाएं उनको टिकट दिया जाएगा, अब 40% टिकट देने के बाद एक और वादा उनके लिए यानी महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र आया, जिसमें छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी देने, महिलाओं को सालाना 3 गैस मुफ्त सिलेंडर, महिलाओं के लिए भी फ्री बस सेवा, सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण, हर महीने 1000 रुपए विधवा पेंशन, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के लिए हर महीने 10,000 का मानदेय यानी कि उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। वीरांगनाओं के नाम पर 75 स्किल स्कूल भी खोलने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर जो फोकस अब है दिख रहा है कि महिला यानी कि जो आधी आबादी है उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि उनको अब साथ कैसे लाया जाए। प्रियंका कल सीएम योगी के घर गोरखपुर में थी और गोरखपुर में उन्होंने प्रतिज्ञा रैली की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और एसपी समेत बीएसपी को भी नहीं छोड़ा। ये आस्थाओं का देश है, हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। यहाँ पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा? समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते?
जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, 100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। देशमुख अपना बयान दर्ज कराने के लिए वकील के साथ वहां पहुंचे हैं। ईडी के पिछले 5 समन के बावजूद वो पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब उन्होंने बयान दर्ज कराने के लिए रुख किया है ईडी के दफ्तर का, जहां पर वो अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में लगातार उनको कई समन भेजे गए, 5 समन उनको भेजे गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद कई सवाल उठाए जा रहे थे अनिल देशमुख को लेकर। लेकिन अब अनिल देशमुख अपने वकील के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं मुंबई में, जहां पर वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि कई दिनों तक मीडिया से दूर रहने के बाद, कई दिनों से एक कह सकते हैं कि खुद को काट लेने के बाद मुख्य तौर पे उन्होंने एक बार फिर पेश हुए हैं, नजर आए हैं अनिल देशमुख। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने वकील के साथ, वो महाराष्ट्र में ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो कई दिनों तक गायब रहने के बाद आखिरकार सामने आए हैं अनिल देशमुख। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।